हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका थर्मोकेमिस्ट्री के अगले लेक्चर में। आज हम हीट ऑफ रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया थर्मोकेमिस्ट्री के लेक्चर 1 में? हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ ली, हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ ली, ठीक है, और उनका रिलेशन पढ़ा था जिससे हमने न्यूमेरिकल्स करे थे। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देखते जाना जरा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वेलकम है सभी लोगों का, और हीट ऑफ कंबशन से स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो बहुत ध्यान से देखना, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है हीट ऑफ कंबशन की। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो हीट ऑफ कंबशन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। मतलब 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड का आपको क्या करना है? कंबशन। ध्यान से सुनना जरा बात को। 1 मोल कंपाउंड का क्या करना है आपको बेटा? कंबशन करना है। वहां पर क्या था हीट ऑफ फॉर्मेशन में? वहां पर प्रोडक्ट तुम्हारा 1 मोल बनता था, यहां पर तुम्हें रिएक्टेंट को 1 मोल लेना है। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने? हीट ऑफ फॉर्मेशन में प्रोडक्ट तुम्हारा 1 मोल बनता था, यहां कंबशन में रिएक्टेंट को 1 मोल होना चाहिए। ठीक, जैसे अगर मैं कंबशन रिएक्शन आपको लिख के बताऊं तो ध्यान से देखिएगा। मान लो मैंने एक कंबशन रिएक्शन ले ली CH4 और आपको कंप्लीट कंबशन कराना है। कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या है? CO2 प्लस वाटर बनाना है आपको, CO पर नहीं छोड़ना मामला, है ना? तो क्या करोगे बेटा? CO2 प्लस वाटर बनाओगे, तो ये बनाएगा CO2 प्लस H2O। ठीक, अब इसको बैलेंस कर लो। और हाइड्रोकार्बन के कंबशन की बैलेंस करने को आपको पता ही है किस तरीके से करते हैं। पहले कार्बन बैलेंस करो, सीक्वेंस में करना, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो और फिर ऑक्सीजन बैलेंस करो। ये तरीका होता है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा आप। कार्बन बैलेंस करेंगे तो यहां 1 कार्बन, यहां भी 1 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन यहां पर 4 है, यहां 2 है, तो यहां कितने कर दूं? 2 हाइड्रोजन कर दूं। यहां ऑक्सीजन कितने हो गए राइट साइड? 2 और 2 4, तो यहां कितना कर दूं? 2 कर दूं। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा बेटा कि ये जो रिएक्टेंट है ये कितना लिया तुमने? 1 मोल लिया। कितना लिया? 1 मोल लिया, और उसका तुमने कंबशन कराया, तो कंबशन के दौरान क्या बना? CO2 प्लस H2O बना। तो इसको बोलेंगे कंप्लीट कंबशन। और इस रिएक्शन में जो हीट रिलीज होगी उसको बोलेंगे डेल्टा H कंबशन। जो भी हीट रिलीज होगी, मतलब डेल्टा H कंबशन नेगेटिव होगा, ध्यान रखना, है ना? तो जो भी हीट रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे? डेल्टा H कंबशन। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? डेल्टा H कंबशन। इस तरीके से एक और समझ लो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल तो ये बता दिया, बाकी आपको कोई और भी दिया जाए तो आपको सिर्फ 1 मोल रिएक्टेंट लेना है। कितना लेना है? 1 मोल लेना है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं H2 का कंबशन कराना जरा, तो H2 का कंबशन कराओगे तो H2 प्लस O2 क्या लोगे? क्या बनाओगे? H2O बनाओगे। अब इसको बैलेंस कर लो। H2 लेकिन 1 मोल ही रखना, ध्यान रखना, 1 मोल ही रखना। तो ये 1 मोल, तो इसको कितना कर देंगे? आधा, तभी क्या बनेगा? H2O। और इस रिएक्शन में जो हीट निकलेगी उसको क्या बोलेंगे बेटा? हीट ऑफ कंबशन। जो भी हीट यहां निकलने वाली है उसको हीट ऑफ कंबशन हम बोलेंगे। समझ में आ रहा है बात को? ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा दे देते, ध्यान सुनना, अगर तुमसे बोलते 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, क्या मैं इसको हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 बोल सकता हूं? क्या मैं इसको हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 बोल सकता हूं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 मोल है, तो ये कंबशन रिएक्शन के लिए हीट नहीं है। हां, कोई रिएक्शन होगी जिसके लिए आप हीट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो, लेकिन कंबशन रिएक्शन इसको नहीं बोल सकते। ध्यान रखना इस बात को, है ना? तो इसको मैं अभी हटा रहा हूं। समझ गए बात को? तो पॉज करते जाओ और नोट करते जाओ, साथ ही साथ पढ़ते जाओ, ठीक है। चलें फिर आगे। अब अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल से आपको चीजें और क्लियर होंगी। ध्यान से देखना जरा, न्यूमेरिकल कैसे करना है, तरीके समझ लो कैसे न्यूमेरिकल करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत आसान भी होते हैं, बस तरीका पता होना चाहिए। पढ़ो जरा सवाल क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं द एंथैल्पी, ध्यान से पढ़ना, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर C2H4। किसका? C2H4 का फॉर्मेशन। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा HF किसके लिए? C2H4 के लिए, ठीक है। ये कितना गिवन है आपको? ये गिवन है C2H4 का 52, ठीक है, ऐसा लिख रहा हूं मैं। ये कितना गिवन है? 52। ध्यान से पढ़ते जाना। CO2 का कितना गिवन है? CO2 गैस -394, तो डेल्टा HF CO2 कितना लिखोगे? -394, ठीक है। यूनिट सबकी किलो जूल पर मोल है। और H2O का कितना दिया है?
-286 है ना। तो H2O का दिया है कितना, -286। तो डेल्टा HF कितना लिखूंगा, -286। ठीक है, आप यहां पर नॉट भी लगा सकते हो, क्यों, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM दिया है, 1 ATM 1 बार नियरली इक्वल ही होते हैं, तो इसको डेल्टा HF नॉट भी आप लिख सकते हो, है ना। मैं आपको हीट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में ही, हीट ऑफ फॉर्मेशन के फॉर्म में ही बता देता हूं कैसे करना है। ध्यान से देखना जरा, क्या निकलवाया है, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H4। तो C2H4 के कंबशन की रिएक्शन तुम लिख लो पहले, है ना। तो C2H4 के कंबशन की रिएक्शन लिख लेंगे। इसका कंबशन जब आप कराओगे O2 के साथ रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O, ऐसा बनेगा। ध्यान से देखते जाना, इसके कंबशन की रिएक्शन हुई, CO2 प्लस वाटर बना। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लो, कार्बन 2 हैं तो इधर 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन यहां 4 हैं तो इधर 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन यहां कितने हो गए, 4 और 2 6, तो इधर 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये गैस, ये गैस, ये गैस और ये लिक्विड, ऐसा होता है ना कंबशन रिएक्शन में। 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो H2O लिक्विड ही होगा ना, है ना, समझ गए बात। तो ये रिएक्शन के लिए, ये जो रिएक्शन है इसको मैं डेल्टा HR बोल सकता हूं, और मुझे देखो जरा ध्यान से, C2H4 1 मोल है, इसका मतलब इसी को ही मैं क्या बोल दूंगा, डेल्टा H कंबशन बोल दूंगा। तो अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको लास्ट टर्न पे सिखाया था क्या, हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन आप कैसे लिखते हो, इस रिएक्शन के लिए हीट लिखूंगा तो डेल्टा HR इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, और किस फॉर्म में, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसे लिखोगे। तो जरा बताओ यहां क्या लिखूंगा, 2 इंटू डेल्टा HF नॉट ऑफ CO2, लिखना सीख लो कैसे लिखना है ना, प्लस 2 इंटू डेल्टा HF नॉट ऑफ, या नॉट अभी अपन ने यूज नहीं किया ना नॉट, कोई बात नहीं, नॉट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप डेल्टा HF ही लिख लो, किसका, H2O का। ये क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट का हो गया। ठीक है, माइनस रिएक्टेंट का कितना आएगा, डेल्टा HF ऑफ क्या, C2H4, ये आएगा, ध्यान से देखते जाना, और प्लस 3 टाइम्स डेल्टा HF ऑफ क्या लिखूंगा, O2। एक बार फिर से देख लो क्या लिखा, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन हमने लिखा, तो ध्यान से देख लो ऐसे लिखना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ये लिखना आना चाहिए, इसके बाद तो बस सिंपल न्यूमेरिकल आपका बन गया। तो डेल्टा HR कितना आएगा, ये 2 टाइम्स डेल्टा HF CO2 का कितना, -394, -394, ये आ गया, प्लस में लगा है 2 टाइम्स डेल्टा HF H2O का कितना है, डेल्टा HF ये किसका था, 286, ये H2O का था, है ना, ये H2O का था, कितना, -286, ये किसका हो गया बेटा, प्रोडक्ट्स का हो गया। ध्यान से देखते जाना, माइनस रिएक्टेंट्स के लिए देख लो जरा, डेल्टा HF C2H4 का 52 है, और प्लस अब देखो जरा O2 का दिया है क्या आपको, नहीं दिया, और देना भी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि O2 तो तुम्हारा स्टैंडर्ड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और उसका क्या लेते थे हम, 0, तो 3 इंटू 0, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 394 से 2 मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा माइनस में, ये भी माइनस में, ये माइनस में, सारा ऐड हो जाएंगे। फाइनल आंसर में लिख देता हूं -1412, और यूनिट क्या है आपकी, किलो जूल पर मोल दे रखी थी। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब लिखना सीख लो, लिखना सीख गए ना तो कहानी खत्म। क्या लिखोगे, प्रोडक्ट की हीट माइनस रिएक्टेंट की हीट। क्लियर है बात, ठीक है, समझ गए बात को। चलो आगे बढ़े, पॉज कर लो, फटाफट से नोट करते जाओ, और है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करेंगे। क्या कह रहे हैं इसमें, देखो ध्यान से देखना जरा। इसमें कहना है द एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान से सुनना, कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बताओ जरा, कंबशन रिएक्शन कैसे लिखूंगा कार्बन की, कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, क्या देगा ये, अच्छा कंबशन लिखना है तो हाफ O2 नहीं कर सकते ना, कंबशन लेना है तो कंप्लीट कंबशन लेते हैं, प्लस O2 गैस गिव्स क्या, CO2 गैस। ध्यान से देखते जाना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मतलब यही रिएक्शन लिखेंगे बेटा, है ना, एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO गैस
प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO2 गैस, ऐसा बनेगा। इसको मैं लिख रहा हूं, इसके लिए हीट है बेटा डेल्टा HR1, ध्यान से देखते जाना, डेल्टा HR1 कितना है हीट ऑफ कंबस्शन, किसकी, कार्बन की, -390 है, ध्यान से देखना, -390, ठीक है, यूनिट आपकी यही चलेगी किलो जूल वाले में। और इसकी कितनी, कार्बन मोनोऑक्साइड की, -278, तो डेल्टा HR2 कितना है बेटा, -278। अब तुम्हें निकालना क्या है, ये तो क्वेश्चन से लिख लिया, अब तुम्हें क्या निकालना है, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। ध्यान से सुनना जरा, CO का फॉर्मेशन कैसे होता है बताओ जरा। CO का फॉर्मेशन होता है कार्बन सॉलिड, कौन सा वाला, कौन सा वाला, ग्रेफाइट होना चाहिए, है ना, प्लस, चलो उनने सॉलिड लिया तो हम भी सॉलिड ही लेंगे, हाफ O2 गैस, क्या बनेगा, CO गैस। तो इसी रिएक्शन को ही तो मैं बोलूंगा कि बेटा CO का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे, CO में कौन कौन से एलिमेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन एग्जिस्ट करता है कार्बन सॉलिड में, और अच्छे से लिखो तो ग्रेफाइट लिख देना, और ऑक्सीजन करता है O2 में। तो उसी की स्टैंडर्ड स्टेट आपको लेनी है जो कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसके लिए तो मैं निकालना है क्या, डेल्टा HR3। अब मैंने आपको हैसलो सिखाया है लास्ट टर्न पे, क्या, इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से थर्ड रिएक्शन बना के बता दो क्या करना चाहिए, सोच लो आराम से, सोचो जरा, बताओ। इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से थर्ड वाली रिएक्शन तुम्हें बतानी है। अच्छा, कमेंट भी आ रहे हैं भाई लोगों के पढ़ रहे हो तुम लोग, वाह यार, मैं तो ऐसी लाइव चेक करने के लिए कर रहा था, बाकी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये, और रिकॉर्ड करके डाल दूंगा अभी प्रीमियर। चलो भाई बताओ जरा, इन दोनों की हेल्प से थर्ड बनानी, ध्यान से देखना जरा। मैंने आपको बताया था ये तुम्हारी मास्टर रिएक्शन है, कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूं लास्ट टर्न पे। देखो ये तुम्हारी मास्टर रिएक्शन है या टारगेट रिएक्शन है, इन दोनों की हेल्प से तुम्हें थर्ड बनाना है, इन दोनों की हेल्प से तुम्हें थर्ड बनाना, बेटा ध्यान से सुनना, चूकना नहीं, ध्यान से सुनना। इन दोनों की हेल्प से थर्ड बनाना है। यहां कार्बन जो है, यहां कार्बन आ रहा है एक बार इधर पूरे में, इधर कहीं आ रहा है कि नहीं, तो मैंने बताया था जो कम बार आता है उसको एडजस्ट किया करो, ज्यादा बार वाला ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो कम बार कौन सा आ रहा है, कार्बन आ रहा है, और कौन आ रहा है, CO आ रहा है। बस देखो जरा, ये भी एक बार आ रहा है, ये भी एक बार आ रहा है, तो तुम इसको और इसको एडजस्ट कर लो। कार्बन सॉलिड लेफ्ट साइड, टारगेट रिएक्शन में भी लेफ्ट साइड, मतलब इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ऐसे ही रखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड यहां लेफ्ट साइड, टारगेट रिएक्शन में राइट साइड, तो इसको पलटना पड़ेगा। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 3 तुम्हारी कैसी बनेगी, 1 को तुम ऐसे ही रख दो और सेकंड वाले को रिवर्स कर दो, समझे बात, 1 को तुम ऐसे ही रख दो और सेकंड वाले को रिवर्स कर दो, ठीक है। तो 1 को ऐसे ही रख दो, सेकंड वाले को रिवर्स कर दो, तो 1 को ऐसे ही रखोगे, सेकंड वाले को रिवर्स करोगे तो डेल्टा HR3, 1 को ऐसे ही रखोगे, डेल्टा HR1, सेकंड को रिवर्स करके रखोगे तो माइनस करना पड़ेगा डेल्टा HR2, रिवर्स करके ऐड कर रहे हो ना तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा HR3 आपका आंसर आ जाएगा। डेल्टा HR1 कितना बेटा, -390, कितना, -390, ठीक। और डेल्टा HR2 को पुट कर दो -278, माइनस पहले से लगा दिया अपन ने ना, तो -278 मतलब +278, जरा माइनस कर लेना इसको, 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा, ये तो आप मैथ्स कर लेते हो कि नहीं करते हो, 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा, और यहां 8 तो 1 आएगा, 2 और 1 आएगा, मतलब 1 1 2 आएगा, और वो भी नेगेटिव में, तो -112 आएगा आपका, और यूनिट क्या रहेगी, किलो जूल। समझे बात को कैसे करना है, पहले इक्वेशन लिखोगे और फिर हैश लॉ लगाओगे, समझ गए बात, नोट करो जल्दी से फटाफट से। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल हो जाए। अरे सवाल तो इतने कराते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट जब तक घर तक नहीं आएगा तुम्हारे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। देखो क्या लिखा है, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, किसका, H2 का, ठीक है, और साइक्लोहेक्सेन का, ये रहा, और साइक्लोहेक्सीन का, ये दे रखा है, ठीक है, कंबशन दे रखा आपको, ठीक। तो मैं लिख रहा हूं पहली रिएक्शन क्या बनेगी, H2 प्लस हाफ O2, H2 प्लस हाफ O2 क्या बनेगा बेटा, H2O बनेगा, 2 कहां चला गया, आजा, H2 प्लस हाफ O2 से H2O बनेगा। उसके लिए डेल्टा H कितना दिया है, डेल्टा HR1 लिख रहा हूं मैं, कुछ तो दिया होगा, हाँ -241 दिया है, ठीक है, ये दिया है, ठीक। तो H2 का और साइक्लोहेक्सेन का कितना, साइक्लोहेक्सेन है C6H12, देखते जाना,
C6H12 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O, ठीक है। C6H12 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O, ओके। इसको बैलेंस कर लें जरा, बताया था पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। बताओ बैलेंस करके क्या क्या लिखूं। यहां पर 6 कार्बन है तो यहां पर 6 कार्बन हो जाएंगे, कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन यहां 12 है, यहां हाइड्रोजन कितने लगाने पड़ेंगे 6, ठीक है। यहां पर 6 H2O आएगा, देखना जरा सही ना। 6 आपके क्या हो गए कार्बन, 12 थे तो वहां 6 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, 6 का डबल 12 और 6 18, मतलब यहां कितना आएगा 9 लिख दूं, 18 है तो यहां 9 लिख दूं, ठीक है। अभी आ जाएगा, वो गायब हो गया ना, ऐसा दिखेगा आपको, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, साइक्लोहेक्सीन C6H10 प्लस ओडू क्या आएगा CO2 प्लस H2O, ठीक है, प्लस H2O, ऐसा दिखेगा। बैलेंस कर लें, 6 कार्बन है तो यहां 6 कर दूं, सही है। 10 हाइड्रोजन है तो यहां 5 का डबल कितना हो जाएगा 10, और 12 और 5 कितना होता है, 12 और 5 17 होता है, तो यहां 17/2 कर देता हूं, ठीक है। 17/2 कर देता हूं मैं। देखो जरा ध्यान से देख लो जरा एक बार, यही बनेगी इक्वेशन। कंबस्शन ऑफ H2, साइक्लोहेक्सेन का ये है। एनर्जी लिख लेना जरा, हीट कितनी है -3920, तो डेल्टा HR2 कितना है -3920 है ये, और डेल्टा HR3 कितना है इसका, ये है -3800 3800, और ये किसमें किलोजूल पर मोल। देखो ये इक्वेशन आपकी बनेगी। तो क्वेश्चन को पढ़ के बेटा तुम्हें ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के तुमने रिएक्शन लिख ली, अब देखना जरा क्या निकालना था, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ दिस। अब थोड़ा सा आपको हाइड्रोजिनेशन का आइडिया होना चाहिए। हाइड्रोजिनेशन में एक्चुअल में क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन अल्कीन की होती है। तो ये जो साइक्लोहेक्सीन है मैं एक बार बता देता हूं आपको, साइक्लोहेक्सीन ऐसी होती, देखो ऐसी, इसकी रिएक्शन H2 से करवाते हैं तो ये बनाता है साइक्लोहेक्सेन, ऐसा। मतलब C6H10 से तुम्हारा क्या बनेगा, C6H10 से बेटा तुम्हारा बनेगा H2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो C6H12, ऐसा दिखेगा, है ना। C6H10 H2O के, सॉरी H2O नहीं, H2 के साथ रिएक्शन करता है C6H10, तो क्या बनता है C6H12। मतलब तुम्हें इस रिएक्शन के लिए निकालना है, तो ध्यान से देखना, C6H10 प्लस H2 क्या बनाओगे C6H12, इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। C6H10 से C6H12 बना लिया। H2 का एडिशन मतलब हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, ऐसा होता है। तो इसको बोल रहा हूं मैं डेल्टा HR4। अब तुम्हारी टारगेट रिएक्शन बेटा ये हो गई, ध्यान से देखना जरा, तुम्हारी टारगेट रिएक्शन हो गई बेटा ये। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, अरे कहां जा रहा है, इस वाले पार्ट को उठा के थोड़ा इधर खिसका देते हैं, ज्यादा उठ गया, इतना उठाना है। तो ये हो गई आपकी क्या टारगेट रिएक्शन। ध्यान से देखो जरा, ये है तुम्हारी टारगेट रिएक्शन, समझ में आई। देखो पहले तुमने H2 का कंबशन कराया, तुमने C6H12 का कंबशन कराया, तुमने C6H10 का कंबशन कराया, ठीक है। और कंबशन कराने के बाद आपने क्वेश्चन पढ़ा, हाइड्रोजिनेशन के लिए निकालना है, मतलब ये निकालना है, क्लियर। अब तुम्हें इन तीनों की हेल्प से, ये तुम्हारी टारगेट रिएक्शन है, बना के बताओ जरा क्या करना चाहिए। जो कम बार आता है उसको एडजस्ट करते हैं, ये मैंने बताया था। तो ध्यान से देखना जरा, कम बार कौन सा आ रहा है इन तीनों रिएक्शन में, सबसे कम बार कौन सा आ रहा है, सबसे कम बार आ रहा है H2 आ रहा है एक तो, और C6H12 आ रहा है, और C6H10 आ रहा है। एक बार ही आ रहा है, बाकी O2 CO2 वाटर बहुत बार आ रहे हैं। तो जो ज्यादा बार आता है उसको बारे में टेंशन नहीं लेते, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। जो कम बार आता है उसको एडजस्ट कर लो। क्या करोगे, C6H10 यहां लेफ्ट साइड है, यहां लेफ्ट साइड है, तो थर्ड वाले को मत छेड़ना ना, इसको मत छेड़ना। C6H12 लेफ्ट साइड है, यहां राइट साइड है, तो इसको छेड़ दो, मतलब इसको उस तरफ ले जाओ, पलट दो, तो सेकंड वाले को पलट देंगे, थर्ड को नहीं छेड़ेंगे। फर्स्ट वाले में H2 लेफ्ट साइड है, यहां H2 लेफ्ट साइड है, मतलब फर्स्ट वाले को बेटा ऐसे ही रखेंगे, मतलब
फर्स्ट और थर्ड को ऐसे ही रखना है। देखो फोर्थ इज इक्वल टू क्या आएगी, ध्यान से देखना, फोर्थ इज इक्वल टू फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, सेकंड को पलटना है और थर्ड को ऐसे ही रखना है, ये आएगा आपका। समझ गए बात? देखो फर्स्ट को ऐसे ही रखो तभी तो H2 लेफ्ट साइड आएगा टारगेट इक्वेशन में। इसको तुम राइट साइड ले जाओगे ऐसा दिखेगा और ये लेफ्ट साइड ही रहेगा। मतलब फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे और सेकंड को पलट के ऐड करेंगे। इसका मतलब बेटा पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा HR4 इज इक्वल टू डेल्टा HR1, ठीक है, माइनस, क्योंकि पलटा है ना, डेल्टा HR2 और प्लस डेल्टा HR3। अब जो भी आपको डेल्टा H दिए सीधे पुट कर दो, आप आंसर आ जाएगा। ये कहानी समझ में आई? अगर ये कहानी समझ में आ जाएगी तो आपको बस वैल्यू पुट करनी है इसके बाद, ठीक है। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं यहां पर, ये हटा देता हूं, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था आपको बस, ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब देखना जरा, मैं यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं तो डेल्टा HR4 क्या होगा? ये होगा बेटा डेल्टा HR1 कितना है तुम्हारा, -241, ठीक है, और माइनस लगा है यहां पर इधर, और डेल्टा HR2 कितना, -3920, तो वो प्लस हो जाएगा 3920, ठीक है, और डेल्टा HR3 कितना है, -3800, कितना, -3800, ऐसा दिखेगा आपको, देखो सही है। और अब तुम क्या करो, 3920 3800 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -241 और ये आ जाएगा 120, सही ना। तो ये बचेगा 121, 121, सही है ना। 1 में से 0 गया 1 आया, 4 में से 2 गया 2, 2 में से गया, किलो जूल पर मोल। समझे बात को? तो क्या आएगा आपका आंसर, आगरा। ध्यान से देख लो, पिछले वाले का क्या आया था अपना आंसर, टिक कर लो जरा, -112 आया था, चेन्नई, और पहले का कितना आया था, बी, बदलापुर, ठीक है, टिक कर देता हूं मैं। समझे बात? समझ गए बात कैसे एडजस्ट करना है? बस एडजस्ट करना अगर आपको आ गया तो समझ लो काम हो गया, ठीक है, समझ गए बात को। चलो आगे बढ़े। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, ठीक दिख रहा आप लोगों को? भैया बहुत अच्छे लोग आते हैं यहां तो। लव फ्रॉम एम्स जोधपुर, वाह भाई, लव फ्रॉम IIT जोधपुर, अरे वैभव तुम भी देख रहे हो, बहुत सही, गजब। काश हमें भी आप स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते, तो स्मार्ट बोर्ड तो अभी आया ना बेटा। फ्रॉम एम्स जोधपुर, अरे बहुत बढ़िया यार, गजब, बच्चे पहुंच गए मतलब अपनी अपनी जगह। चलो भाई सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा कमेंट कर रहे हो तुम लोग, वाह यार, पढ़ रहे हो, मुझे लगा था कोई देखेगा ही नहीं। वाह वाह वाह, ये कह रहे हैं कि सर नंबर दे दो, ले लो नंबर लो, 8888 10 बार 8 लगा लेना। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, देखते रहो तुम लोग। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, ध्यान से समझना जरा। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन बेटा क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है? द एंथैल्पी चेंज व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, जरा ध्यान से पढ़ेंगे, द एंथैल्पी चेंज व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से सुनना, कितना सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डाइल्यूटेड फ्रॉम 1 कॉन्सेंट्रेशन टू अनदर। इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक सॉल्यूट है, वो किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर है और उसको तुमने डाइल्यूट किया, मतलब और पानी मिलाया, तो उसकी कोई पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन थी, अब दूसरी कॉन्सेंट्रेशन हो गई। जैसे मान लो HCl का सॉल्यूशन है, पहले उसकी कॉन्सेंट्रेशन सपोज थी 2 मोलर, आपने उसमें और पानी मिला दिया तो कॉन्सेंट्रेशन उसकी हो गई सपोज 0.5 मोलर। पानी मिलाने पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है ना, तो पानी मिलाया, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, ठीक है, मतलब आपने डाइल्यूशन कर दिया। इसका मतलब जो नई कॉन्सेंट्रेशन है, पुरानी कॉन्सेंट्रेशन से जो इक्वेशन बनेगी उसमें जो हीट होगी इन्वॉल्व, उसको बोलते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सपोज मेरे पास एक सॉल्यूट है HCl, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन C1 पर है, तुमने इसमें पानी मिलाया, एक्वस ऐसा लिख देते हैं, क्या एक्वस लिख देते हैं, तो HCl कोई नई कॉन्सेंट्रेशन C2 पर चला गया, तो इस रिएक्शन में जो हीट इन्वॉल्व होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, हीट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी डाइल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं डाइल्यूशन, हीट ऑफ डाइल्यूशन, ये ठीक है। तो हीट ऑफ डाइल्यूशन का मतलब समझ में आया? डाइल्यूशन मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से किसी दूसरी कॉन्सेंट्रेशन पर तुम लोग जा रहे हो, ठीक है।
तो एक कॉन्सेंट्रेशन से दूसरी कॉन्सेंट्रेशन पर जाओगे तो उसको हीट ऑफ डाइल्यूशन बोलेंगे। बहुत सिंपल है। तो ये कुछ बस बेसिक सी डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल देते हैं वर्ड, क्वेश्चन करना आपको आता है, जिस तरीके से मैंने सिखाया वैसे ही क्वेश्चन करेंगे, हैश लो ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बस टाइप ऑफ हीट देख लो, इस टाइप से होती हैं। पहले ये क्लियर कर लो पॉइंट, फिर मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएंगी चीजें। समझ गए बात को? एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से दूसरी कॉन्सेंट्रेशन पर जाने में जो हीट इन्वॉल्व होगी इस रिएक्शन में, उसको हीट ऑफ डाइल्यूशन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखना जरा। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या है? कोई पर्टिकुलर एलोट्रोप पर आप हो, उससे कोई दूसरा एलोट्रोप बना रहे हो, तो एक एलोट्रोप से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में जाने के लिए जो हीट इन्वॉल्व होती है उसको बोलते हैं क्या? हीट ऑफ ट्रांजिशन। यही लिखा है मैंने, पढ़ भी देता हूं मैं आपके लिए। क्या लिखा है? एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ 1 एलोट्रोपिक फॉर्म चेंजेस टू अनदर। मतलब एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में जाना है। जैसे आप कंसीडर कर सकते हो रिएक्शन, जैसे कार्बन ग्रेफाइट से आपको जाना है कार्बन डायमंड बनाने। ठीक है, इसका मतलब इस रिएक्शन में जो हीट इन्वॉल्व होगी उसको बोलोगे डेल्टा एच ट्रांजिशन। ऐसे, ठीक। जैसे P4 वाइट से P4 रेड बना रहे हो, तो इस रिएक्शन में जो हीट इन्वॉल्व होगी डेल्टा एच ट्रांजिशन। समझ में आ रही बात है ना? S8 रोम्बिक से, ये एलोट्रोप्स होते हैं इसके ना, इसके रोम्बिक से S8 मोनोक्लिनिक जाना है। कहां जाना है? मोनोक्लिनिक। तो इस रिएक्शन में जो हीट इन्वॉल्व होगी वो होगी बेटा डेल्टा एच ट्रांस। मतलब एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में जाना है तो जो हीट इन्वॉल्व होगी उसको हीट ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं। बात समझ में आई आपके? समझ गए बेटा? ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। थर्मो में और कितने दिन लगेंगे देखते हैं, अभी चल रहा है। आराम आराम से पढ़ाएं, तसल्ली से, है ना? दिन की मत सोचो कि कितने दिन लगेंगे, अच्छे से पढ़ लो। दिन तो हम एक भी लगाते हैं, मतलब एक दिन में भी हम खत्म कर देते हैं क्रैश कोर्स में। डले हुए लेक्चर अपने वहां से जाके देख लो। अगर आपको बहुत जल्दी है पढ़ने की तो बिल्कुल आप थर्मोडायनामिक्स का मतलब 2 लेक्चर हैं, थर्मोकेमिस्ट्री का 1 लेक्चर है, टोटल 3 लेक्चर हैं। आपको फिजिकल के क्रैश कोर्स में मिल जाएगा, आप सर्च करके देख लो चैनल पर, आप वहां से पढ़ सकते हो। वहां भी मैंने यही सब पढ़ाया है। ठीक है, अगर आपको जल्दी है तो। अगर आपको तसल्ली से सारी चीजें समझनी है तो आराम से समय लगेगा, है ना? लगेगा, मतलब मैं ट्राई कर रहा हूं कि आज खत्म हो जाए, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टर्न पे हो जाएगा, क्योंकि ये हीट ऑफ रिएक्शन समझना जरूरी है हमें, है ना? चलो आगे बढ़े। चलो भाई, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पर चलते हैं। ध्यान से समझना जरा इस चीज को। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन देखना जरा, पहले समझ लो, डेफिनेशन पढ़ लेना। इधर देखो, इधर देखो। अगर मैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की आपसे बात करूं तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हम 3 टाइप से लिखते हैं। देखो 3 टाइप से। पहला, कोई भी एनहाइड्रस सॉल्ट दे दिया जाए, कोई भी एनहाइड्रस सॉल्ट दे दिया जाए, लेट से CuSO4। ठीक है, एनहाइड्रस मतलब सॉलिड है, CuSO4 सॉलिड है, तो उसको तुम्हें स्टेबल हाइड्रेटेड सॉल्ट तक ले जाना है। और स्टेबल हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है CuSO4 का? सब जानते हैं बेटा, क्या होता है? ब्लू विट्रियोल, CuSO4.5H2O। तो कॉपर सल्फेट से तुम्हें कॉपर सल्फेट .5H2O पर जाना है, ब्लू विट्रियोल पर जाना है, तो इस रिएक्शन की जो हीट इन्वॉल्व होगी उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलेंगे। पहली बात, ठीक। किसका कराया हमने हाइड्रेशन? एनहाइड्रस सॉल्ट का। किसका बेटा? एनहाइड्रस सॉल्ट का, ठीक। दूसरा होता है पार्सली हाइड्रेटेड सॉल्ट। मान लो CuSO4.3H2O थे, उसको तुमने स्टेबल सॉल्ट में ले गए तो CuSO4.5H2O बन गया, तो इसके लिए भी हम हीट ऑफ हाइड्रेशन बोल देते हैं। 2 हो गई। तीसरा, मान लो तुम्हें कोई गैसियस आयन दिया है, उसको तुमने पानी में डाल दिया, तो याद करो सॉल्वेशन होता था, हाइड्रेशन होता था केमिकल बॉन्डिंग में। पानी घेर लेता था आयंस को, पानी क्या करता था? आयंस को घेर लेता था, तो उसे को हम हाइड्रेशन बोलते थे। तो 3 टाइप से हम हीट ऑफ हाइड्रेशन को डिफाइन करेंगे। मैंने आपको समझा दिया है, अब जरा डेफिनेशन पढ़ लो तो आपको क्लियर बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लो, मैंने इसलिए लिख दी ताकि नोट्स बन जाए आपके साथ साथ। केस 1 देखो, पहला केस क्या है? हाइड्रेशन ऑफ क्या? एनहाइड्रस और पार्सली हाइड्रेटेड सॉल्ट। किसका? एनहाइड्रस और पार्सली हाइड्रेटेड का मैंने एक केस बना के इसमें लिख दिया है ना। तो अगर मैं इसका कराऊंगा तो क्या पढ़ोगे? डेफिनेशन देखना, द एंथैल्पी चेंज, जो बात मैंने अभी बोली, व्हेन एनहाइड्रस और पार्सली हाइड्रेटेड सॉल्ट इज कंबाइन विद वाटर, ठीक, टू फॉर्म न्यू स्टेबल सॉल्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने बताया था आपको, क्या
CuSO4 सॉलिड प्लस 5H2O, इससे बन रहा है बेटा CuSO4.5H2O सॉलिड। ठीक है, तो इसको बोलोगे हीट ऑफ हाइड्रेशन। इस रिएक्शन में बोलोगे हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब डेल्टा HHYD हाइड्रेशन है, ये हैदराबाद नहीं है ना, डेल्टा HHYD, हैदराबाद में वैसे ही बवाल हो रहे हैं। देखो जरा, CuSO4 सॉलिड प्लस 5H2O क्या बनेगा ये, तो मैंने एनहाइड्रस सॉल्ट लिया। क्या लिया बेटा, ध्यान समझना, मैंने क्या लिया, एनहाइड्रस सॉल्ट लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, और मैंने क्या बोला था, पार्सली हाइड्रेटेड भी ले सकते हो, लाइक CuSO4.3H2O। अगर तुमने सॉलिड लिया प्लस 2 वाटर और डाल दिए तो ये स्टेबल सॉल्ट बना लेगा CuSO4.5H2O। तो इसके लिए भी क्या बोलोगे, डेल्टा H हाइड्रेशन। ध्यान से सुनना, जो बात मैंने बोली बहुत ध्यान सुनना, एनहाइड्रस सॉल्ट ले लो या पार्सली हाइड्रेटेड ले लो, बनाना तो मैं स्टेबल सॉल्ट है, और स्टेबल सॉल्ट बनाओगे तो उसी रिएक्शन के लिए तुम बोल दोगे हीट ऑफ हाइड्रेशन। समझ गए बात, ये पहला केस है। दूसरा केस देखो, अगर तुम्हारा आयन हुआ, तो अभी मैंने समझाया, गैसियस आयन को डाल दिया पानी में, उसने हाइड्रेशन कर लिया, तो इसको भी हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। एक तो पढ़ लें जरा क्या कहना है, हाइड्रेशन ऑफ आयन। देखो, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द गैसियस आयन इज हाइड्रेटेड इन वाटर टू फॉर्म एक्वस आयन। मतलब जैसे लाइक H+ गैस है, इसको तुमने पानी में डाला तो क्या बनाएगा, ये H+ एक्वस बनाएगा, तो बेटा इसको भी हम हाइड्रेशन बोलते हैं। तो क्या लिखोगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ऐसा एक और समझ लो, Cl- गैस है, गैसियस आयन है, इसको तुमने पानी में डाला तो क्या बनाएगा, Cl- एक्वस। तो बेटा इसको भी तुम क्या बोल सकते हो, डेल्टा H हाइड्रेशन। ध्यान रखना इस बात का। तो 3 टाइप से होते हैं, लेकिन मैंने 2 केस लिखे हैं क्योंकि मैंने पहले दूसरे को केस 1 में ही लिख दिया, क्योंकि उसी से ही रिलेटेड है। समझ गए बात को, क्लियर है? काफी अच्छे कमेंट करते हो। हेलो भैया, नमस्कार सर, पहले ऑर्गेनिक प्लीज, मेरा प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना, बहुत बढ़िया सर जो आप बैच में इनऑर्गेनिक करवाओगे वो यही पढ़ाओगे तो मैं पहले से ही पढ़ने लगूं। ये इनऑर्गेनिक थोड़ी है भाई, ये फिजिकल में आता है धर्मो। आज ढोलकपुर कहां गया, अरे ढोलकपुर अभी पता नहीं, आई नहीं रहा, आज तो बदलापुर ही आंसर आ रहे हैं। आज लाइव है, अरे मैं लाइव का चेक कर रहा हूं कि कैसा चलता है, लाइव अगर अच्छा चल रहा होगा तो अपन फिर लाइव ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो लाइव के साथ रिकॉर्ड भी कर रहा हूं मैं, अभी आपको प्रीमियर लगा दूंगा लेक्चर के बाद। ठीक है, चलें आगे। जो लोग इनऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हैं तो ब्लॉक केमिस्ट्री के लेक्चर पढ़े हुए हैं इनऑर्गेनिक क्रैश कोर्स में जाके, ब्लॉक केमिस्ट्री की एक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाई, अच्छे तरीके से तैयार कर लो, कुछ नहीं पढ़ना फिर उसके बाद आपको, है ना। चलें आगे। तो ये हो गया भाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। चलो भाई देखना जरा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत ध्यान समझना। देखो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में और एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन में। देखना जरा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और डाइल्यूशन का मतलब क्या, देखना। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन में क्या होता है, पहले से ही किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर प्रेजेंट रहता है रिएक्टेंट। ध्यान से सुनना, पहले से ही किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर प्रेजेंट रहता है और तुम उसमें पानी मिलाते हो तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। समझ रहे हो? अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन में अपने पास कंपाउंड रहता है, उसको पानी में डालते हैं, पहले से ही वो पानी में नहीं रहता। समझ रहे हो, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? सॉल्यूशन में कंपाउंड को पानी में डालते हैं और डाइल्यूशन में पहले से ही हमारे पास सॉल्यूशन रहता है, उसमें पानी डालते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर। मतलब मान लो मेरे पास लिखा है HCl गैस, इसको तुमने एक्वस के साथ ट्रीट किया, मतलब एक्सेस ऑफ वाटर होता है एक्वस का मतलब, तो क्या बनाएगा ये HCl एक्वस। तो इस रिएक्शन के लिए क्या बोलोगे, डेल्टा H सॉल्यूशन। अब यहां C1 C2 नहीं है, ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, सॉल्यूशन में आप कंपाउंड को पानी में डालते हो और डाइल्यूशन में पहले से ही कोई सॉल्यूशन बना होता है, उसको पानी डाल के दूसरी कॉन्सेंट्रेशन पर जाते हो, ये डिफरेंस है। अगला देखो, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन, इसका मतलब क्या है। देखो यूजुअली आपको जरूरत कहां पड़ेगी, कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस दिया जाएगा, उसको तुम डिसोसिएट कर रहे होगे आयंस वगैरह में, तो उसके लिए हम बोलते हैं हीट ऑफ डिसोसिएशन। और यूजुअली क्या मिलेगा आपको, एसिड और बेस। तो मैं उसी के रेस्पेक्ट में डेफिनेशन लिख रहा हूं, क्या, द हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक
टू ब्रेक 1 मोल ऑफ एसिड और बेस। सिंपल सा, जैसे अगर मैं एसिड लिखना चाहूं तो HA को तुमने तोड़ा किसमें, H प्लस और A माइनस में, ठीक है, गैसीय साइंस में तोड़ा तुमने, ठीक है, यहां G लिख लो। तो इस रिएक्शन में जो तुम्हारा हीट होगा वो होगा हीट ऑफ डिसोसिएशन। देखो आयोनाइजेशन को डिसोसिएशन भी बोलते हैं, तो यहां डिस लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया, डिस, ये क्या आयन। या मान लो तुम्हारे पास बेस आ गया, तो बेस को तुमने तोड़ा B प्लस और OH माइनस में, मतलब इसको भी मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा H डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन। मतलब 1 मोल एसिड हो या 1 मोल बेस हो, तुम्हें उसको तोड़ना है तो उसके लिए जो हीट लगेगी उसको हीट ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन बोलेंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये देखो डेफिनेशन आपको क्लियर होंगी तो न्यूमेरिकल आप बना लोगे। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, चिंता मत करो, पहले डेफिनेशन समझ लो क्योंकि ये बार बार आएंगे आपके सामने, ठीक है। चलें फिर आगे, चलो 5-6 हो गया। अरे अब आया सवाल, अब देखना आप क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान से पढ़ेंगे तब आप क्वेश्चन अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। पढ़ो क्या लिखा है, द हीट ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोला, सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 एंड हाइड्रेटेड CuSO4.5H2 आर दिस। अब देखो जरा, हीट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता था, कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है, उसको तुमने पानी में डाला, एक्वस बन गया, ठीक है। तो पर्टिकुलर कंपाउंड है कौन सा, ये और ये, देखना जरा ध्यान से, CuSO4 सॉलिड होता है, इसको तुमने पानी में डाला, क्या बनाया इसने, CuSO4 एक्वस। ध्यान सुनना, पानी में डाला CuSO4 एक्वस बन गया, और तुमने इसको पानी में डाला, किसको, CuSO4.5H2, ये भी सॉलिड होता है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन मत मान लेना भाई, ये क्या होते हैं कंपाउंड इस टाइप के, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब ये सॉलिड ही रहता है, बस थोड़ा बहुत पानी रहता है, .5H2 ऐसा। इसको पानी में डाला तो क्या बना, तो भी CuSO4 एक्वस बनेगा। अरे भैया CuSO4 को तुम एक्सेस पानी में डालो या CuSO4.5H2O को एक्सेस पानी में डालो, पानी तो एक्सेस में ही आएगा ना भाई। तुम इसको पानी में डालो या इसको, भाई यहां तुम्हारे मान लो 100 लग रहे हैं, सब 100 एक्वस लग रहे हैं, तो यहां 95 वाटर लग रहे होंगे ना, तो है तो वो एक्सेस में ही ना, तो चाहे ये लो या ये लो, बनना यही है। समझ गया बात? तो एक्सेस में एक्वस कौन था, एक्सेस में वाटर में ही है, तो इससे भी यही बनेगा और इससे भी यही बनेगा, ठीक है, क्लियर। और इसमें जो है ना वाटर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसको, ये सॉलिड होता है। तो मैंने क्या लिख लिया, देखो मैंने लिख लिया द हीट ऑफ सॉल्यूशन किसकी, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रेटेड इसकी, R -66.6, ये इसका दिया है, और इसका कितना दिया है 11.7, कितना, डेल्टा HR2 कितना दिया है 11.7। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर सॉलिड होता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, आप बोल सकते हो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो जरा क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट टू कॉपर सल्फेट .5H2O। मतलब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है CuSO4 सॉलिड प्लस 5 वाटर, 5H2O गिव्स CuSO4.5H2O सॉलिड, ठीक है। इसके लिए तुम्हें चाहिए, मेन कहानी पता क्या है, तुम्हें इन हीट का मतलब समझ में आना चाहिए कि ये क्या होती हैं, और हेस लॉ आना चाहिए, बस इतना अगर आपको आता है थर्मोकेमिस्ट्री खत्म है। इसके अलावा थर्मोकेमिस्ट्री में कुछ नहीं होता। क्या बोला मैंने, हीट का टाइप आना चाहिए कि क्या क्या इक्वेशन लिखनी है ना तुम्हें। देखो हेस लॉ लगाने के लिए तुम्हें इक्वेशन लिखनी है, एग्जामिनर तुम्हें इक्वेशन भी दे सकता है तो बहुत अच्छी बात है, सीधे हेस लॉ लगाओ। अगर उसने इक्वेशन नहीं दी तो ऐसे लिख देगा, अब लिख देगा तो तुम्हें पता होना चाहिए ना हम लिखते कैसे हैं, इसलिए मैं डेफिनेशन समझा रहा था आपको। अब बात समझ में आई। अब आप मुझे बताओ, थर्ड रिएक्शन तुम्हारी मास्टर रिएक्शन है, टारगेट रिएक्शन है कौन सी, थर्ड वाली। तो थर्ड वाली तुम्हारी टारगेट रिएक्शन है, और तुम्हें 1 और 2 की हेल्प से थर्ड बनानी है। सोचो, थर्ड तुम्हारी टारगेट रिएक्शन है, 1 और 2 की हेल्प से थर्ड बनानी। क्या करना चाहिए, मैंने आपको बोला था जो कम बार आ रहा है उसको देखो। CuSO4 सॉलिड यहां आ रहा है और CuSO4.5H2 यहां आ रहा है। देखो जरा, इस वाले को देखो और इस वाले को देखो,
कॉपर सल्फेट लेफ्ट साइड, कॉपर सल्फेट लेफ्ट साइड, इसको नहीं छेड़ना। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O लेफ्ट साइड, यहां राइट साइड, इसको छेड़ना है। कैसे छेड़ना है? पलट देंगे। तो इसको पलट के फर्स्ट में ऐड कर दो, थर्ड बन जाएगी। तसल्ली से सोच लो आप, थर्ड इज इक्वल टू 1 को ऐसे ही रखो और सेकंड को पलट कर ऐड कर दो। सही बात है? देख लो जरा एक बार, बताओ जरा, सही है? गेमिंग विद वीपी, आपका एक सवाल है, चलो आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। सर एक बेसिक सी चीज समझ नहीं आती कि जब भी थर्मोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहते हैं मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, लेकिन सब रिएक्शन तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर नहीं होती हैं। हाँ सही है ना, हर रिएक्शन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर नहीं होती है, तो हम उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी नहीं बोलते हैं, इसलिए हम वहां पर डेल्टा एच यूज करते हैं। देख रहे हो आप, आपके सामने ही एग्जांपल लिखा है। मुझे ये नहीं पता कि ये कहां रिएक्शन हो रही है, इसलिए मैंने यहां डेल्टा एच लिखा है। मैंने यहां कभी नोट नहीं लगाया है, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कहां रिएक्शन हो रही है। तो जरूरी थोड़ी है हर रिएक्शन स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, है ना। तो जरूरी नहीं कि रिएक्शन स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर हो, लेकिन अगर हो रही है तो उसको हम डेल्टा एच नॉट लिखेंगे, नहीं हो रही है तो डेल्टा एच लिख दो। क्लियर बात है ना। चलो आगे बढ़े। सर यू आर द बेस्ट, अरे भाई ये सब मत लिखा करो, बेस्ट वेस्ट कुछ नहीं पढ़ा रहे बस। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2, चलो बताना जरा। 3 क्या आएगा? 3 ये आएगा, मतलब डेल्टा एच आर 3 इज इक्वल टू, देखना जरा, डेल्टा एच आर 1 लिख दूं सीधे सीधे, क्या लिख दूं सीधे सीधे? डेल्टा एच आर 1, इसको छेड़ना नहीं, और सेकंड वाले को पलट के ऐड करना है, मतलब माइनस लगा देंगे डेल्टा एच आर 2, और अब आप लिख लो। तो डेल्टा एच आर 1 क्या आ गया? -66.5 आएगा बेटा, और डेल्टा एच आर 2 क्या आएगा? 11.7। ऐड कर दो, 7 और 5 कितना होता है? 12 होता है, सही बात है ना। तो ये हो गया आपका 12, 6 और 1 7 और 1 8, 8 हो गया, ये 12 हो गया था, 6 और 1 7, -78.2 किलो जूल यूनिट, क्या? हाँ किलो जूल पर मोल। -78.2 इज द फाइनल आंसर। चेक कर लो जरा एक बार सभी लोग, ठीक है? समझ गए बात को? क्लियर -70, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर निकाल रहे हैं लोग, मतलब है। चलो आगे बढ़े। चलो भाई यहां चलते हैं, ध्यान से देखना जरा, ट्राई करोगे? अब कर ही रहे हो तो जरा ट्राई करो, आराम से ट्राई करो इसको। डेल्टा एच लैटिस दे रखा है, हाइड्रेशन दे रखा है, सॉल्यूशन का आपको निकालना है। अब तुम्हें यहां रिएक्शन पता होनी चाहिए, तभी तुम कर पाओगे। तो रिएक्शन लिख लोगे क्या तुम लोग? लिख लोगे रिएक्शन? चलो मैं हेल्प कर देता हूं। डेल्टा एच लैटिस क्या है? -790। अब आपने देखा होगा कभी कभी, ध्यान सुनना, लैटिस का मतलब क्या होता है, मैं आपको डेफिनेशन बोल देता हूं, क्योंकि लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ते हो। मैं आपको यहां एक बार फिर से बोल देता हूं, क्या? 1 मोल सॉलिड कंपाउंड को कितनी एनर्जी दें, सॉलिड आयनिक कंपाउंड को कितनी एनर्जी दें कि वो आयंस में सेपरेट हो जाए? एक तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। दूसरा, 2 गैसियस आयन आपस में कंबाइन होकर आयनिक सॉलिड बनाए तो कितनी एनर्जी रिलीज हो। बात बराबर ही है ना, कितनी एनर्जी रिलीज हो तो उसको भी हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। जैसे यहां ध्यान से देखो, डेल्टा एच लैटिस लिखा है ये, और ये तुम्हें क्या दिया? माइनस दिया है। माइनस देने का मतलब बेटा पता क्या है? उन्होंने तुम्हें ये बोला है कि आयंस जो हैं वो कंबाइन होकर सॉलिड आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। -790, ठीक है, समझ गए बात? तो मैं एक काम करता हूं, ऐसे लिख रहा हूं, NaCl सॉलिड, ठीक है? ध्यान से देखना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा इसको ब्रेक करके मुझे आयंस बना के दिखा सकते हो, इसको ब्रेक करके मुझे आयंस बना के दिखा सकते हो, तो आप बोलोगे यस सर, Na+ गैस बनेगा और Cl- गैस बनेगा। तो अगर मैं इसके 1 मोल को ब्रेक करूं तो ये बनेगा,
अब मुझे ये जो माइनस दी थी वो तो फॉर्मेशन की दी थी ना, ये जो माइनस है पता है किसकी है? Na प्लस Cl माइनस, ध्यान से सुनना, Na प्लस गैस Cl माइनस गैस, इससे क्या बनाया है? NaCl सॉलिड। इसके लिए दिया है तुम्हें ये -790, तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या? +790। इसका मैं डेल्टा HR1 बोल रहा हूं इस रिएक्शन का, क्या? +790। समझ में आया? समझ पा रहे हो क्या लिखा मैंने? ये भाई ये जो लिखा मैंने सॉलिड से ये आयंस बना रहा हूं मैं, मुझे तो ये नेगेटिव दिया था ना, डेल्टा H नेगेटिव का मतलब क्या? एनर्जी रिलीज हो रही होगी, मतलब यहां से सॉलिड आयनिक कंपाउंड बन रहा होगा आयंस के कॉम्बिनेशन से। तो ये -790 है, तो जब तुम इसको पलटोगे तो ऐसी आएगी, तो +790 आ जाएगी। क्लियर? अब गैसियस आयन को आप किस में डालो? पानी में, तो हाइड्रेशन हो जाएगा। देखो जरा, गैसियस आयन को जब तुम पानी में डालोगे तो हाइड्रेशन हो जाएगा। क्या बनेगा? Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, और इसके लिए तुम्हें डेल्टा HR2 कितना है? ये कितना है हाइड्रेशन का? -785। हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। और तुम्हें इसका निकालना है, देखो, और इसी को ही तुम क्या बोलोगे बेटा? इसी को क्या बोलोगे? डेल्टा H सॉल्यूशन बोलोगे ना। देखो यही तो बोला था मैंने, NaCl सॉलिड को पानी में डाला तो क्या बना? क्या बना? NaCl एक्वस बना, और NaCl एक्वस मतलब Na प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस, ऐसा। तो तुम्हें ये निकालना है, ये पता है और ये पता है। बताओ जरा आंसर, दिख रहा है? अरे बहुत बढ़िया, 5 किलो जूल पर मोल। समझ पा रहे हो? देखो इस वाले को निकालना है, ये और ये ऐड कर दो, हाइस लॉ होता है। क्या हाइस लॉ? तो डेल्टा H सॉल्यूशन है ये, मतलब इसको मैं क्या बोल रहा हूं? डेल्टा H3। तो डेल्टा H3 मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या? डेल्टा HR3 इज इक्वल टू डेल्टा HR1 प्लस डेल्टा HR2, मतलब 790 माइनस 785 इज इक्वल टू +5 kJ पर मोल, जिसका भी आंसर आया था बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, धमाकेदार। अरे बहुत बढ़िया, क्या बात है, सही आया आंसर, है ना? जितने भी लोग कर रहे हैं एक दो अच्छा आया आंसर आपका, ठीक है। चलो भाई, समझ गए बात को? तो एक काम करो, इसका शॉर्टकट भी होता है, क्या? LHS याद है आपको? मैथ्स में पढ़ा था कभी LHS? अरे बचपन में नहीं किया था LHS RHS बराबर में थे, हेंस प्रूव्ड। तो लैटिस प्लस हाइड्रेशन इज इक्वल टू सॉल्यूशन, LHS, लैटिस प्लस हाइड्रेशन इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आप याद कर लो अगर आपकी इच्छा है तो, अदरवाइज ऐसे मैंने डिटेल में करवाई दी आपको। चलें आगे। चलो भाई, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन समझ लेते हैं, ध्यान से समझना इसको क्या लिखा है। पहले मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं, फिर डेफिनेशन तो पढ़ ही लेना क्या है इसमें। इधर देखो, इधर देखो क्या बोल रहा हूं मैं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड, 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो होता है न्यूट्रलाइजेशन, तो उसमें जो एनर्जी निकलती है उसको बोलते हैं अपन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी ले सकते हो, इसके अलावा तुम वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, अलग अलग कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे? 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड बोलो, ज्यादा अच्छा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं, न्यूट्राइजेशन करते हैं, तो हीट निकलती है, उसी हीट को हम बोलते हैं क्या? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब पढ़ लो जरा डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, मतलब डेल्टा H नेगेटिव आएगा व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। क्या बोला मैंने बेटा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड लेना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस लेना है, तो उसका न्यूट्रलाइजेशन कराओगे तो क्या निकलेगी? हीट। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड, 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस का जब न्यूट्रलाइजेशन होगा, ठीक है, ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिलीज कितनी हीट? ये आपको याद रखनी पड़ेगी, माइनस, थोड़ा सा पीछे लिख देता हूं, देखना जरा ध्यान से, यहां लिख देता हूं, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन जो होता है -13.7 या 13.6 भी लिखा रहता बुक में, तो अप्रोक्सीमेट ले लो, -13.7
किलो कैलोरी होती है, ठीक है, और जूल में लिखोगे तो -57.2 या 1 या 3 ऐसा भी लिखा रहता है, मैं 1 ले लेता हूं, ठीक है, 57 के आसपास ले लिया करेंगे न्यूमेरिकल में, ये होती है, ठीक है। ये किसके लिए होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब अगर मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझाऊं तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब H प्लस प्लस OH माइनस, बेटा ये क्या दे रहा है? H2O। तो इस रिएक्शन में ये हीट निकल रही है, समझ गए बात? H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है, समझ गए बात को? H प्लस प्लस OH माइनस H2O निकल रहा है। तो इसके लिए तुम्हें ये पता है, ठीक, ये आपको याद करनी है पहले से ही, कभी कभी रिएक्शन में नहीं भी दी जाती तो याद होनी चाहिए ये, ठीक है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, जब कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो 13.7 रिलीज होगी, ठीक है, मैं माइनस नहीं लगा रहा हूं, मैं वर्ड लिख देता हूं, रिलीज होगी 13.7 किलो कैलोरी, ठीक है। अगर मान लो कोई भी एक वीक हो गया, मान लो वीक एसिड आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, तो मैं लिख रहा हूं 13.7 से कम, 30.7 से कम रिलीज होगी। ये पढ़ लेता ना इंग्लिश वाली, हिंदी से कम रिलीज होगी। क्यों होगी बताना जरा? क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वीक एसिड अगर ले लिया तुमने, या मान लो वीक बेस ले लिया और स्ट्रॉन्ग एसिड ले, कोई भी एक वीक कर दिया, तो एनर्जी अब उतनी नहीं निकलेगी, उससे कम निकलेगी। समझ रहे हो बात को? क्यों? क्योंकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होना ही नहीं है, क्योंकि वीक एसिड है, कुछ ना कुछ डीओडी तो होगी ना उसकी। अगर मैंने दोनों ही वीक ले लिए, अगर मैंने दोनों ही वीक ले लिए तो भी 13.7 किलो कैलोरी से कम रिलीज होगी। अब तीनों में कंपेयर करा लो। क्या मैं ऐसे ही बोल देता हूं अपने मन से कुछ डेटा मान के, इसमें 13.7 होगी तो इसमें 12.3 होगी, ऐसे ही बोल दिया मन से, है ना, इसमें 12.3 होगी और इसमें 10.2 होगी, क्योंकि दोनों वीक हैं। आपकी बार पहले क्या था? दोनों एसिड, फिर एक वीक, अब दोनों वीक। समझ रहे बात को? तो अगर दोनों वीक हो गए तो अब इससे भी कम निकलेगी। मतलब अगर मैं हीट की बात करूं, किसकी? हीट की बात करूं तो हीट क्या होगी आपकी? हीट रिलीज लिख रहा हूं मैं, हीट रिलीज किसमें ज्यादा हीट रिलीज होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड फिर स्ट्रॉन्ग बेस, और फिर वीक एसिड वीक बेस। अब आप ये पूछो कि सर अगर मैंने यहां पर वीक एसिड में दो अलग अलग वीक ले लिए तो तुम्हें फिर डीओडी वगैरह चेक करना पड़ेगा, इतना ज्यादा यहां पर नहीं पूछते। अगर पूछा है आपसे तो आप दोनों की डीओडी के अकॉर्डिंग फिर चेक करोगे कौन ज्यादा वीक है। जो ज्यादा वीक है उसमें और कम निकलेगी, ठीक है ना, ऐसा होता है। समझ गए बात को? दिख रहा है आप लोगों को? समझ गए समझ गए समझ गए? यूज फैन ऑफ योर केमिस्ट्री। अरे भाई इतना ये सब मत लिखा करो, फैन लाइक बेस्ट ऐसा मत लिखा करो। पढ़ा रहे हैं बस हम, पढ़ते जाओ, तुम्हारा काम पढ़ने का है, तुम पढ़ाई करो, ये सब मत लिखा करो। डाउट पूछो, क्वेश्चन करो बस। चलें आगे। हीट रिलीज की अगर बात करें, ध्यान से सुनना, अगर दो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं तो सबसे ज्यादा निकलेगी, कोई भी एक वीक हो गया तो कम निकलेगी। अब मान लो आप बोल रहे हो सर इस वाले के दो केस ले लो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के, एक कम वीक है एक ज्यादा वीक है, तो जो ज्यादा वीक है उसमें और भी कम निकलेगी। ऐसा इस टाइप से होता है इसका कंपैरिजन, है ना। और दोनों वीक आ गए तो और ही कम होगी, ठीक है। उसमें भी अलग अलग वीक के केस हो सकते हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बस इतना आप समझ लो कि ये होता है ऑर्डर, ठीक है। बाकी आप चेक कर सकते हो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब जरा ध्यान देना, ट्राई करोगे? मैं तो बता रहा हूं भाई, इसको ट्राई करो आप, अगर मजा आ गया, अगर बना लिया आपने तो, है ना, ट्राई करो जरा एक बार। बताओ आंसर बताओ जरा, क्या आना चाहिए? क्या लग रहा है आंसर? क्या लग रहा है आंसर? अगर आपने बता दिया ना, मजा आ जाएगा। सोचो सोचो, देखो पढ़ते जाओ, पढ़ रहे हो तो पढ़ते जाओ, ऐसे मतलब मूवी थोड़ी चल रही है कोई कि भाई देख रहे हैं मुझे से कॉपी पेन लेके बैठो, सॉल्व करो, तब आपका काम बनेगा। सर हम एनसीईआरटी और प्रदीप कर रहे हैं केमिस्ट्री में और लेक्चर देखते हैं, क्या ये ठीक रहेगा जेई के लिए? बहुत बढ़िया, पढ़ रहे हो, ये बता रहे हो कि पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो? ये अच्छा काम है, बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, बहुत बढ़िया। प्रदीप भी अच्छी बुक है, लेक्चर भी देख रहे हो, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है, सारे काम तो सही कर रहे हो तुम, तो गलत क्या कर रहे हो? सवाल क्यों पूछ रहे हो?
सारे काम सही हैं तुम्हारे, बस पढ़ते रहो। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है भाई एग्जाम के लिए। वन शॉट फॉर जेई बने हुए हैं भाई, पिछले साल बना दिए थे, वो पढ़ लो। सिलेबस चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ ना, तो फिर कंटेंट भी वही रहेगा। ठीक है, समझ गया बात को? चलें आगे, चलो शुरू करा जाए। द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाय NH4OH इज -50। फाइंड डेल्टा H आयन, आयन मतलब आयनाइजेशन या डिसोसिएशन ऑफ NH4OH। अब देखना जरा क्या कह रहे हैं आपको। HCl का NH4OH से न्यूट्रलाइजेशन, मैं आपको अपना तरीका सिखा रहा हूं, मेरे वाले तरीके से को मैं कैसे करता हूं। जब कभी भी मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड दिखता है ना चमकता हुआ, तो मैं उसमें से H+ लेता हूं बस, और स्ट्रॉन्ग बेस दिखता है तो उसमें से सिर्फ OH- लेता हूं। देखो जरा क्या लिखा है, सवाल पढ़ेंगे, मेरे तरीके सीखेंगे एक बार, है ना। द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ क्या, HCl बाय NH4OH। ध्यान से देखना जरा, HCl में से मैंने सिर्फ और सिर्फ ये उठाया सॉरी, देखो HCl में से मैंने सिर्फ H+ उठाया। जब भी स्ट्रॉन्ग मिले H+ उठाया करो। NH4OH वीक है, वीक बेस है, तो H+ प्लस NH4OH क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा NH4+। ध्यान से समझना, प्लस H2O, ये क्या आएगा डेल्टा HR1। ध्यान से देखो जरा, H+ प्लस NH4OH क्या बनाएगा, NH4+ प्लस वाटर, क्या आएगा डेल्टा HR1। ये तुम्हें दिया हुआ है, कितना है -50 है kJ पर मोल में। ध्यान से देखते जाना, मैंने ये ले लिया। तुम्हें डिसोसिएशन का निकालना है, किसका, डेल्टा H आयनाइजेशन। अच्छा तुम्हें न्यूट्रलाइजेशन का पता है क्या, यस पता है, क्या H+ प्लस OH-, इसका जब न्यूट्रलाइजेशन कराते हो H2O बनता है, तो डेल्टा HR2 कितना होगा, ये होगा -57.1। मैं न्यूमेरिकल पर्पस से -57 ले लेता हूं, आपकी इच्छा है -57.1 लिखो, चाहे 0.2 लिखो, चाहे 0.3 लिखो, आपकी इच्छा है। मैं -57 लेके चल रहा हूं। मुझे क्या निकालना है, डेल्टा H डिसोसिएशन किसका, NH4OH का निकालना है बेटा। ध्यान से देखना, NH4OH का जब निकालोगे तो NH4+ आएगा और क्या आएगा, OH- आएगा, और इसके लिए तुम्हें निकालना है डेल्टा HR3। अब देखो कितना आसान हो गया। अगर तुम पूरी रिएक्शन लिखते HCl प्लस NH4OH तो फंस जाते कि भाई Cl- कहां से काटें, कहां चला गया। तो जब कभी भी स्ट्रॉन्ग चीज दी है तो उसमें से H+ उठाओ। अगर यहां NaOH दिया होता तो मैं OH- उठाता। स्ट्रॉन्ग वाले में से तुम्हें H+ या OH- उठाना है, तो वही मैंने लिखा है H+। मैंने यहां HCl नहीं लिखा, H+ लिया करो ताकि आपको आसानी से क्लियर एडजस्टमेंट हो जाए रिएक्शन का। अब देखो जरा, टारगेट रिएक्शन कौन सी है तुम्हारी, मास्टर रिएक्शन या टारगेट रिएक्शन, ये हो गई। ध्यान से देखना, अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों की हेल्प से थर्ड बनानी है। कैसे करते हैं, जो कम बार आता है उसके बारे में सोचते हैं। देखो जरा, यहां पर H+ 2 बार आ रहा है, दोनों रिएक्शन को मिला के सोचना है। ये 2 बार आ रहा है, छोड़ दो इसको, मत सोचो। NH4OH इन दोनों रिएक्शन में सिर्फ 1 बार आ रहा है, बहुत बढ़िया, इसको सोचो। और OH- 1 बार आ रहा है, इसको सोचो। और NH4+ आ रहा है 1 बार, इसको सोचो। वाटर 2 बार आ रहा था, H+ 2 बार आ रहा था, इसको नहीं सोचना, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। समझ गए? अब देखो जरा, NH4OH जो है यहां पर लेफ्ट साइड है, टारगेट रिएक्शन में भी लेफ्ट साइड है। क्या बात है, इसको नहीं छेड़ने का, इसको ऐसे ही रखने का बेटा, इसको छेड़ने का नहीं। अगला देखो, इस वाले में देखना जरा, OH- लेफ्ट साइड है, यहां OH- राइट साइड है टारगेट रिएक्शन में, इसको छेड़ने का कैसे, पलट देने का। इसका मतलब डेल्टा HR3 क्या आएगा, फर्स्ट वाली रिएक्शन को बेटा तुम्हें ऐसा ही रखना है और सेकंड वाले को पलटना है। ठीक है, मतलब थर्ड इज इक्वल टू 1 + 1/2, सेकंड वाले को पलटना था। इसका मतलब क्या आएगा, डेल्टा HR3 इज इक्वल टू डेल्टा HR1 कितना है, -50, और डेल्टा HR2 कितना है, माइनस और -57, तो +57, तो ये आएगा 7। और पॉजिटिव में आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, क्योंकि डिसोसिएशन है। डिसोसिएशन मतलब तोड़ रहे हो मतलब हीट देनी पड़ेगी, तो +7 यूनिट लिख देना जरा, किसमें, किलो जूल पर मोल इज द फाइनल आंसर। किसी का आया हो तो बता दो जरा फटाफट से। क्या बात है कपिल कुमार, अरे भाई साहब गजब, कैसे कर लेते हो, कैसे कर लेते हो भाई, वाह, गजब गजब, सही है, बढ़िया, एकदम धमाधम। चलें आगे। जैद भाई बोल रहे हैं बोरिंग, तो देख क्यों रहे भाई ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है, ये समस्या तुम्हारी जैद। ठीक है,
मजा नहीं आ रहा तो यहाँ कोई डांस थोड़ी चल रहा है भाई, पढ़ाई चल रही है। और कौन है भाई, और है क्या कोई? अरे ये सब मत लिखा करो भाई, बेस्ट वेस्ट कोई नहीं है, बस पढ़ा रहे हैं, है ना। 7 किलो जूल पर मोल इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। जिसको मजा नहीं आ रहा जाओ भाई, मैंने थोड़ी बुलाया, मैं तो पढ़ा रहा हूं भाई, ठीक है। 7 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगला देखना जरा बहुत ध्यान से, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑक्सैलिक एसिड। अब ध्यान से समझना जरा, थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ गई। अब यहां पर एक्चुअल में 2H प्लस आएंगे। देखो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑक्सैलिक एसिड कितना है, -106.7 किलो जूल पर मोल यूजिंग NaOH। ध्यान से सुनना जरा, यूजिंग NaOH फाइंड डेल्टा एच डिसोसिएशन किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। अब ध्यान से सुनो, अगर मुझे न्यूट्रलाइजेशन बोला है ऑक्सैलिक एसिड का, बेटा फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं अभी आपको बता देता हूं। ऑक्सैलिक एसिड होता है आपका H2C2O4। ध्यान से देखना जरा, क्या होता है, H2C2O4, ठीक। तो इसका है H2C2O4, किसके साथ लिया है तुमने, यूजिंग NaOH, यूजिंग NaOH। तो बेटा क्या लेना है तुम्हें, OH माइनस लेना है, ठीक। ऑक्सैलिक एसिड हो गया H2C2O4, OH माइनस। मैंने बोला था ना, जब कभी भी स्ट्रॉन्ग आ जाए तो उसमें से क्या लेना है, या तो H प्लस या OH माइनस। तो क्या लो, OH माइनस ले लो, ठीक है। तो OH माइनस ये आएगा। अब देखना जरा, ठीक है, ध्यान से देखना, इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी, क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। कैसे, एसिड क्या करता है, H प्लस निकालता है, तो ये क्या करेगा, 2H प्लस निकाल देगा। तो तुम्हें यहां पर 2 मोल लेना पड़ेगा, तो ये बनाएगा C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स H2O। ध्यान से देखो जरा, 2 वाटर, समझ गए, 2 OH माइनस 2H प्लस 2 वाटर बन जाएंगे। अब इसका न्यूट्रलाइजेशन का कितना दिया है, डेल्टा एच, यहां डेल्टा HR1 लिख रहा हूं मैं, कितना दिया है, -106.7, ठीक है, यूनिट वही आपकी। तो ये है डेल्टा HR1। अगला सुनो जरा, डिसोसिएशन निकालना है तुम्हें, न्यूट्रलाइजेशन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का दिया था, तुम्हें इसका डिसोसिएशन निकालना है, मतलब स्ट्रॉन्ग वाले का अपनी तरफ से कंसीडर करेंगे, क्या, H प्लस OH माइनस, क्या बनाएगा ये, H2O बनाएगा। समझ गए बात को, H प्लस OH माइनस H2O बनाएगा। अब ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना, यहां मैंने डेल्टा HR1 लिखा है, यहां मैं डेल्टा HR2 लिखूंगा, लेकिन पहले चलो लिख देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। डेल्टा HR2 लिखूंगा कितना, अच्छा ये तो हमें याद होना चाहिए, तो कितना है ये, जूल में है ना, किलो जूल में, तो ये -57 ले लेता हूं मैं। 57.1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, आपकी इच्छा है, मैं -57 ले रहा हूं, ठीक है, डेल्टा HR2। ध्यान से सुनना, अब मुझे डिसोसिएशन निकालना है, मतलब H2C2O4 क्या आएगा, 2H प्लस प्लस C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है, तो ये आएगा डेल्टा HR3। अब ध्यान से सुनना, आप देखो, बहुत ध्यान से देखते जाना, ये है तुम्हारी टारगेट रिएक्शन, ये क्या है तुम्हारी टारगेट रिएक्शन, दिख रही है, सही है, ये है तुम्हारी टारगेट रिएक्शन, ठीक है। हाँ अब मजा आया, चलो बहुत सही, चलो बढ़िया। देखो डेल्टा, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, देखो जरा, डेल्टा HR3, डेल्टा HR3 क्या है, निकालना है तुम्हें 1 और 2 से। ध्यान से देखना जरा, बहुत बढ़िया चल रहे हो, देखते जाओ, ये 1 है, ये 2 है, क्या करें, थर्ड रिएक्शन बनानी है, थर्ड रिएक्शन बनानी है, थर्ड रिएक्शन बनानी है, क्या करें क्या करें क्या करें, बताओ जरा। जो कम बार आ रहा है उसको लेना है, ध्यान से सुनो, जो कम बार आ रहा है उसको लेना है, जो कम बार आ रहा है उसको लेना है। ध्यान से देखना, H2C2O4 यहां एक बार आ रहा है पूरी सब रिएक्शन मिला के, और क्या आ रहा है, 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 H प्लस एक बार आ रहा है, C2O4 2 माइनस एक बार आ रहा है, सही है ना, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा। देखो जरा, अब मैं क्या करूंगा, H2C2O4 लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड, इसको मत छेड़ना, H प्लस लेफ्ट साइड, यहां राइट साइड, और 2 से मल्टीप्लाई हो गया, देखो जरा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर दूंगा, समझ रहे हो बात को, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर दो, और फर्स्ट में ऐड कर दो, थर्ड बन जाएगी। आप सोच लो जरा एक बार, देखो मैं लिख रहा हूं, थर्ड क्या आ जाएगी, थर्ड इज इक्वल टू 1 को बेटा ऐसे ही रखोगे, प्लस प्लस सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर दोगे, सेकंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके रिवर्स करके ऐड कर दोगे, देखना जरा, सही है क्या,
सोचो सोचो, देखो सही है क्या? अरे बताओ ना भाई, थर्ड वाली रिएक्शन ऐसे ही है, फर्स्ट वाली ऐसे ही रखो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर दो, बिल्कुल सही है। मतलब डेल्टा HR3 इज इक्वल टू डेल्टा HR1, पलटोगे रिएक्शन को तो माइनस, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई करके रिवर्स करना, 2 से मल्टीप्लाई करके रिवर्स करना, ठीक है? तो 2 से मल्टीप्लाई करके रिवर्स करना मतलब ऐसा आएगा, ठीक? इसका मतलब डेल्टा HR1 कितना है तुम्हारा? -106.7, ठीक है? और डेल्टा HR2 कितना है? माइनस और माइनस प्लस लगा दूंगा, 2 × 57, 57 का डबल 114 होता है, और उसमें से 106.7 माइनस कर दोगे 7.3 के आसपास आएगा, और प्लस में आना चाहिए आंसर। सही है क्या? सही है क्या? 114, सही है ना? देख लो जरा, प्लस 7.3 आना चाहिए आपका आंसर। सही है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम झकास। चलो बहुत बढ़िया, प्लस 7.3 किस में आया? ये किलो जूल पर मोल। अगला सवाल आ रहा, ध्यान से बताना आंसर। कॉपी पेन लेके बैठे रहें और सॉल्व करते रहें। ये 7.3 इसका आंसर था। अगला बता सकते हो इसका? एक बार जरा बताओ इसका आंसर, बताओ, मजा आ जाएगा। मतलब आपको सच में न्यूट्रलाइजेशन की चीजें क्लियर हैं। चलो बताओ जरा, फटाफट से सॉल्व करो। क्या लिखा है क्वेश्चन में और क्या निकालना है, मतलब आपको न्यूट्रलाइजेशन की चीजें क्लियर हो जाएंगी ये क्वेश्चन आ गया तो। न्यूट्रलाइजेशन की चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, देखो। चलें फिर, मैं बता रहा हूं आपको फटाफट से, आप लोग निकालना आंसर, तब तक निकाल लो। 100 ml of 0.2 molar H2SO4 is reacted with 100 ml of 0.5 molar, ठीक है। फाइंड द हीट रिलीज इन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ध्यान सुनो, बेसिक डेफिनेशन न्यूट्रलाइजेशन की आपको पता होनी चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। क्या? 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस जब आपस में न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो हीट जो निकलती है उसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, आप मुझे बताओ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितने आएंगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, इसका फॉर्मूला होता है क्या? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इंटू एन फैक्टर। ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। मोलैरिटी कितनी है बेटा? 0.2। वॉल्यूम कितना है तुम्हारा? 0.1। भाई 100 ml है ना, लीटर में कन्वर्ट करना है, 0.1। एन फैक्टर H2SO4 का 2, तो ये आ गया 0.04। सही है? 0.2 इंटू 0.1 इंटू 2, 0.04। सही है? हाँ। अब मैं निकाल रहा हूं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ध्यान से देखना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या? NaOH। NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट जब निकलेंगे तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स इंटू एन फैक्टर, ऐसे लिखोगे आप। ध्यान से देखना जरा, ऐसे लिखोगे। अब बताओ जरा मोलैरिटी कितनी है? मोलैरिटी कितनी है बेटा? 0.5, ठीक है। वॉल्यूम कितना है? 0.1 और एन फैक्टर 1। सही है? सही है ना? तो ये आ गया 0.05। ठीक, क्लियर है? ध्यान से देखो, 100 इंटू 0.2 इंटू 2 और 100 इंटू 0.5 इंटू 1। 100 को मैंने लीटर में कन्वर्ट कर लिया, 0.1। क्लियर? अब इन दोनों में से अगर न्यूट्रलाइजेशन तुम कराओगे, ध्यान सुनना, क्या होगा? H2SO4 रिएक्ट करेगा, किसके साथ करेगा? NaOH के साथ करेगा, ठीक है। यहां क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। आपको पता है Na2SO4 प्लस H2O बनेगा, है ना? सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, यहां पे 2 मोल ले लोगे, ऐसा करके, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, जब इन दोनों की रिएक्शन होगी, ठीक, और हम ग्राम इक्विवेलेंट का जब कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो बैलेंस करके वैसे लिखते नहीं है, हम क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। क्या? इसके ग्राम इक्विवेलेंट, इसका अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा तो हीट कितनी रिलीज होगी? -13.7। सही है? किलो कैलोरी। मैं कैलोरी में आंसर निकाल रहा हूं, ठीक। तो अगर मेरे पास इसके कितने हैं ग्राम इक्विवेलेंट? 0.04 इसके हैं H2SO4 के, और इसके कितने हैं? 0.05 इसके हैं। ध्यान से देखना जरा, 0.04 इसके हैं और 0.05 इसके हैं। अच्छा, यहां पे हीट रिलीज पूछा है ना, तो आप इसको डेल्टा H के फॉर्म में लिख दो,
या मत लिखो, जैसी इच्छा हो। कैसा करें बताओ? ये मैंने जो लिखा है ये डेल्टा एच के फॉर्म में लिखा है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये डेल्टा एच है, ठीक। तो 0.04 और 0.05 में से कौन सा छोटा है? 0.04 छोटा है। ये छोटा है तो इतने ही तो न्यूट्रलाइज होंगे भाई। 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट तुम्हारे एसिड के हैं, 0.05 तुम्हारे बेस के हैं, तो 0.04 जितने ही तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। ध्यान सुनना, इन दोनों में से जो छोटा वहीं तक तो रिएक्शन होगी, जब ये खत्म हो जाएगा तो ये थोड़ी कुछ कर लेगा, है ना। तो 0.04 उधर जाएंगे, मतलब ये जो हीट निकली है 1 ग्राम इक्विवेलेंट से, ये वाली जो हीट किसमें है? ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट से। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हीट कितनी रिलीज हो रही है? 13.7 किलो कैलोरी, ऐसा लिख रहा हूं मैं, है ना। मैं वहां माइनस नहीं लगा रहा, डेल्टा एच होगा तो माइनस लगा देना, है ना। 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए इतना, तो 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कितना? तो क्या करोगे? 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना? तो 0.0 के लिए 13.7 इंटू 0.04, यह आएगा आपका आंसर किलो कैलोरी में। और 0.04 का मतलब कितना हो गया? 0.04 का मतलब 4/100 मतलब 1/25, मतलब 13.7 बाय 25 किलो कैलोरी इज द फाइनल आंसर। इसको आप डिवाइड कर लेना। समझ गए बात को? समझ गए? अच्छा, तुम लोगों ने किलो जूल में आंसर निकाला है? किलो जूल में निकाला है, कोई बात नहीं। कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर लो। किलो कैलोरी को कितना होता है? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। 4 भी ले लोगे तो काम हो जाएगा। 4 ले लोगे, चलो मैं जूल में भी निकाल देता हूं। 13.7/25, अगर आपको किलो जूल में चाहिए तो 4 के आसपास भी ले लोगे, 4.2 होता है वैसे, ठीक है, 4 के आसपास भी ले लोगे तो ये आ जाएगा आपका 25 का डबल 50 का भी ऊपर। हाँ सही है, 2 के तो ऊपर ही आएगा, है ना, आसपास ही। सही है, आसपास, ठीक है, ठीक है। चलें, तो ये जो लिखा है ये एनर्जी रिलीज लिखी है, ठीक है। क्या लिखा है? ये हीट रिलीज लिखी है। अगर आपको डेल्टा एच के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आपका फाइनल आंसर मैं लिख देता हूं। कहां लिख दूं फाइनल आंसर? इधर ही लिख देता हूं। डेल्टा एच आएगा इस रिएक्शन के लिए -2 के थोड़ा आसपास आएगा, 2.2 लिख लेते हैं या 3 लिख लेते हैं, ठीक है, किलो जूल में आएगा। अगर तुम्हें डेल्टा एच के फॉर्म में लिखना है, और नहीं लिखना है तो रिलीज लिख देना। आया था क्या? हाँ भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है, निकाला आंसर। हाँ सही है, 2.3 के आसपास ही आना चाहिए जूल में, ठीक है। समझ गए बात? आगे बढ़े, मतलब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्लियर आ गई आपको समझ में। चलो अगला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन। ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन को अगर डिफाइन करें तो ऐसा होता है, डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा। और इसके लिए वही साइन यूज करते हैं, वही सिंबल यूज करते हैं जो फॉर्मेशन के लिए यूज करते थे अपन, है ना। क्या लिखा है? द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड आयंस इज ऑब्टेन फ्रॉम एलिमेंटल, ठीक है, सॉरी, फ्रॉम एलिमेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। क्या कहना है इसको? इसका क्या कहना? ध्यान सुनो। 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड आयंस चाहिए, कितने? 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड आयंस चाहिए, मतलब ऐसा चाहिए H प्लस एक्वस। कितना चाहिए? 1 मोल। अब मुझे बताओ, H प्लस एक्वस है, H प्लस में क्या है? H ही है ना, H प्लस में H है ना, तो H किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? स्टैंडर्ड स्टेट क्या है इसकी? H2। तो मैं लिखूंगा H2 से ये बनाना है क्या? H प्लस। लेकिन कितना बनाना है? ये तुम्हें 1 मोल चाहिए तो ये तुम्हें हाफ मोल लेना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन के लिए जो भी होगा फॉर्मेशन, तो डेल्टा HF नॉट H प्लस लिख देंगे। और अकॉर्डिंग टू IUPAC इसको 0 माना गया है। इसको क्या माना गया है? 0 माना गया है। इसी तरीके से किसी और का लिखना है तो आप लिख सकते हो। H प्लस के फॉर्मेशन का IUPAC ने 0 माना है। बाकी आप किसी और आयन के लिए लिखना चाहो तो कुछ ना कुछ आएगा, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे निकाल रहे हो उसको, है ना। तो डेल्टा HF स्टैंडर्ड स्टेट पर कुछ आएगा इसका, जो भी है ना। समझ गए बात को? तो जब कभी भी कोई आयन फॉर्मेशन कराना है उसकी स्टैंडर्ड स्टेट से, तो बेटा उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला करते हैं। बस ये डेफिनेशन ध्यान रखना। और H प्लस की IUPAC के अकॉर्डिंग 0 ले जाती है, ठीक है। समझ गए? तो ये कहानी है। बाकी फिर अपन बॉन्ड एनर्जी से लेकर आगे की चीजें नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, ठीक। तो ये हो गई अपनी कहानी। और मैं आप लोगों से बहुत दिनों से एक बात करना चाह रहा था, ठीक है। बहुत दिनों से मेरे दिल में एक बात थी
कि आप यहां तक आए और आप सभी लोगों को थैंक यू। जिन लोगों ने सही आंसर निकाले बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है दिमाग, ऐसे ही चलाते रहें, ठीक है। और जो लोग सिर्फ मूवी की तरह देख रहे थे वो कॉपी पेन उठा के बैठे और उसको सॉल्व करें, क्वेश्चन देता हूं उसको सॉल्व करें, क्योंकि आपका दिमाग चलेगा। देखा मैंने कई लोगों ने बिल्कुल सही आंसर निकाले, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक उन लोगों को, कीप इट अप, ठीक है। इसी तरीके से आप पढ़ते रहें। और जो लोग सिर्फ मूवी की तरह देख रहे थे तो वो थोड़ा सा सुधर जाएं और कॉपी और पेन भी लेकर बैठें, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अपन अगले लेक्चर में थर्मोकेमिस्ट्री खत्म कर देंगे, उसके बाद नया चैप्टर अपन शुरू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली सॉलिड स्टेट या कोऑर्डिनेशन में से कोई एक अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।